गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ज़ाहिर है शायद से इसमें से बहुत से लोग होंगे या फिर कोई स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका हिस्ट्री ना हो, बट हिस्ट्री सब्जेक्ट है बहुत से लोगों को, तो ये उनके लिए एज़ पर द टाइम टेबल फाइन एक रैंडम लेसन नंबर मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इंडिया एंड द यूरोपियन कॉलोनिज़म। फाइन, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इसमें खाली हमें डिटेल डिस्कस करना है। मेन चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाओ। जो लेक्चर के बीच बीच में मैं आपको और भी क्रिटिकल पॉइंट्स भी बताऊँगा। फाइन। वैसे चैप्टर का नाम क्या दिया है? इंडिया एंड द यूरोपियन कॉलोनिज्म। इंडिया में यूरोपियन, दैट इज़ इंग्लैंड, जो हमारे देश पे जो राज करके जा चुके हैं, कितने लोगों ने इंडिया पे राज किया है, एक सवाल है। कोई अगर हमसे पूछता है कि इंडिया में कितने लोगों ने आके राज किया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 लोगों ने किया है। वो चारों के नाम आपको ऊपर दिए हैं, राइट? दैट इज़ पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच। ये 4 लोग थे जिन्होंने आके अलग से हमारे देश पे राज किया। इन द प्रीवियस लेसन we have learned about the European colonialism and its impact on world history. In this lesson, we are going to learn about the spread of colonialism in India and its impact. तो सबसे पहले हमारे देश पे जो कोई कंट्री पे हमारे इंडिया में राज करने के बहाने से जो आया वो कौन था? वो थे पोर्चुगीज़ वाले। सबसे पहले पोर्चुगीज़ में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा। जो हम पूछते ना, ये सबसे पहले इंडिया में आया कौन था, भारत की खोज किसने की बाहर से, तो वो थे वास्को डिगामा। ए पोर्चुगीज सीफेरर रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट इन कोझिकोड इन 1498। कभी आया था? 1498 में। One landed on the Indian coast and Portuguese did not take long to establish themselves in India. ये पोर्चुगीज़ पुर्तगाल से था जो इंडिया की खोज पे आया एंड 1498 जो ईयर चल रहा था तब इसने इंडिया में कदम रखा। कैलिकट जो जगह है कोझिकोड, वहाँ पर। बाय द बिगनिंग ऑफ द 2th century, Portuguese had bought a considerable portion of Indian coast under their control. इन्होंने इंडियन कोस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। इंडियन कोस्ट बोले तो क्या, समुंदर के किनारे पूरे के पूरे। द पोर्चुगीज टुक एडवांटेज ऑफ स्ट्रेन रिलेशन अमंग वेरियस रूलर्स इन साउथ इंडिया। और इन्होंने क्या किया, वहाँ के जो राजा थे उस ज़माने में साउथ के, उनके साथ हाथ मिला लिया and build fort for their protection and use them to protect their colonies from external attacks and to reinforce them continuously with supplies by using seaways. The Portugal's naval force are very strong. इसकी जो फोर्स थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो जो हमारे राजा वगैरह थे इनके साथ हाथ मिला लिए। The Portuguese, they had to launch a sudden attacks on enemy territory from the sea and break it completely. इनकी एबिलिटी थी कि सामने वाले पे अटैक करना है और उसको पूरा उसको उड़ा के रख देना है। The Indian local rulers could not match the Portuguese in their war tactics. Later, when they established a firm control on the Indian Ocean, it became necessary for the Indian rulers to get a license करतास from sailing on the Indian Ocean. मतलब ऐसा होगा कि उसके बाद अगर इंडिया में किसी इंडियन ओशन में किसी को अगर कुछ सेलिंग करनी है तो इनसे पूछना पड़ेगा, वरना ये लोग उसको मार देंगे। सो या तो फिर उसके जहाज़ को क्या कर देंगे, सीज कर लेंगे, अपने अंडर ले लेंगे। पोर्चुगीज़ ने अपना पूरा राजपाट बढ़ा लिया था। द पोर्चुगीज had become so powerful that even the mighty Mughals and the Sultanate in south had to buy license from them. उस ज़माने में मुग़लों का राज था, पर मुग़ल वाले भी अगर अपने जहाज़ों को पानी में उतारते थे तो पहले पोर्चुगीज़ वालों से पूछते थे। बाय 1608 द पोर्चुगीज हैड द कॉलोनीज ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना राजपाट बनाया देखिए। दीव, दमन, चौल, गोवा, बारदेश, गंगोली, बसुरसुर, मैंगलोर, कन्नूर, कुंदलपुर, कोची एंड कोल्लम, ये जगह इनकी मेन थी। फिर एक ये माइलापुर, ऑल्सो सी तोम, द हुगली इन बंगाल। दिस स्ट्रेच द पोर्चुगीज एम्पायर एंड इट्स कैपिटल एट गोवा। गोवा इनका ही था एक तरीके से। वैसे गोवा का आपको एक ट्रिकी बता देता हूँ। गोवा पे कभी ब्रिटिश का राज हुआ ही नहीं। वहाँ पे राज था सिर्फ पोर्चुगीज़ का। पोर्चुगीज़ आए और चले गए, अब ब्रिटिश कभी नहीं गए। वैसे देखा जाए तो वास्को डिगामा पूरे गोवा का मालिक था अपने आप में, क्योंकि उसने उस पर कब्जा किया हुआ था। और जो भी पोर्चुगीज़ लोग इंडिया से गए
चले गए तो फिर वो चले गए, और जो रह गए आज भी अगर कोई होगा वहाँ पे गोवा में तो वो जगह उसी की है. द पोर्चुगीज कॉलोनीज हैड स्प्रेड फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप टू मकाओ इन चाइना. दे ऑल वेर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन एम्पायर ऑफ द पोर्चुगीज. They were several office holder appointed by the Portuguese king, Capitole Geral, Viceroy and General of Army in 3 years tenure. They used to be the advisory board at the Viceroy, which included the Archbishop of Goa, judge in charge, and the captain of the few aristocrats from the Portugal. In the later half of the earlier half of the 17th century, 5 ships used to arrive every year in the Indian port. 17वीं सदी में पोर्चुगीज़ वाले हर साल अपने 5 5 जहाज़ बेचते थे, है ना. तो पोर्चुगीज दैट शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, उन्होंने जहाज़ बनाने का भी पूरा काम कर लिया. वहाँ पे जो जिस लकड़ी से जहाज़ बनता था वो उन्होंने गोवा, दमन और दीव पे शुरू किया. द पोर्चुगीज यूज टू डिप्लॉय सीमैन फ्रॉम Portugal to India. In those times, Indian ruler did not maintain a naval force. Therefore, Indian ruler found it difficult to fight the strong naval force of the Portuguese. उस ज़माने में पोर्चुगीज़ के सामने लड़ ही नहीं पा रहे थे जो हमारे इंडिया के रूलर्स थे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि पानी के थ्रू कैसे हम लड़ें, क्योंकि पोर्चुगीज़ की जो नेवल फोर्स थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. ओनली वन एक्सेप्शन वॉज दैट ऑफ शिवाजी महाराज, हु हैड बिल्ट इन हिज ओन नेवी. इन्होंने अपनी खुद की नेवी बनाई. The Dutch and the British defeated the Portuguese naval forces in the 17th century in the sea battle. हाँ, पर सबको पता है कि बाद में पोर्चुगीज़ वाले हार चुके थे. किससे? डच वालों से और ब्रिटिश से. ये बाद में इंडिया में आए थे. द पोर्चुगीज़ प्रोहिबिटेड बिल्डिंग ऑफ एनी रिलीजियन मैन्यूमेंट एक्सेप्ट चर्चेस. यस, इन्होंने किसी भी प्रकार के कोई भी मतलब रिलीजन मैन्यूमेंट नहीं बनाए थे चर्चेस के अलावा, खाली चर्च बना के गई है. They also prohibited celebration of religious festival or wedding function. ये लोग ये फंक्शन भी नहीं किया करते थे. द पोर्चुगीज रूलर ऑल्सो ट्राइड टू सप्रास लोकल लैंग्वेजेस. इन्होंने हमारी लोकल भाषा को भी यहाँ पे ख़त्म किया. पीपल वेर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट विद द इंटेंशन टू अट्रैक्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी. अगर वो क्रिश्चियन बनने को तैयार हैं तो उनको जॉब्स भी देंगे वो. ये इन्होंने किया था. उसके बाद एंट्री होती है ब्रिटिश की. 31st December 1600, Queen Elizabeth granted permission to the company to trade in the eastern country. In the beginning, the East India Company operation was limited to send the cargo to the eastern country. पहले क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि ईस्टर्न कंट्री में जाके ट्रेड करेंगे. फाइन. फिर उन्होंने रुख किया एशिया की तरफ. इन्होंने कोशिश की, जिस तरीके से पोर्चुगीज़ वाले आए जहाज़ के थ्रू, उसी तरीके से इन्होंने भी अपना रास्ता बनाया. एंड दे केम इन टू बाय वोएजेस. Under such circumstances, British were in need of permanent place to build warehouse to store the goods bought at the low price. The British boat used to sail from England during the month of December to April, and used to return to England after a year in the month of January after completing trading transaction in India. This required that they to stay in India over a period of 9 to 13 months. ये इनका tenure हुआ करता था. Hence, the company decided to build the factories, emporiums, a place where goods are bought, stored and sold in India. The staff of the factories were called factors. उस जमाने में फैक्टर बुलाया करते थे जो लोग फैक्ट्रीज में काम किया करते थे. 1623 में क्या हुआ? The British government under civil and military law granted the company the authority of adopting punitive measures for airing staff, और स्टाफ बढ़ाने के लिए और अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए. चार्ल्स टू, उस ज़माने में जो किंग था इंग्लैंड का, बिल्ड फोर्ट इन इंडिया टू मेंटेन एन आर्मी एंड टू मेक ट्रीटीज विद द नॉन क्रिश्चियन. जो क्रिश्चियन नहीं है उनके साथ इन्होंने अपना ग्रुप बनाने का तैयारी किया. देन इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द कंपनी ऑपरेटेड फ्रॉम सूरत एंड मद्रास. ये दो जगह पे इन्होंने अपना मेन हेड ऑफिस बनाया. द ईस्टर्न कोस्ट, ओडिशा, बंगाल इन इंडिया एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज वेयर अंडर द कंपनी ज्यूरिडिक्शन. The factories at Rajapur in Maharashtra, port city of Mocha in the Red Sea, Basra in the Persian Gulf were controlled by the Surat center. The Surat factory staff comprised of an accountant and in charge of the store, a treasurer, some factor and clerk. In addition, there was a Christian priest. ये होगा company president होगा वहाँ पे. The company started building fort
and Fort St. George, a mint was established in Chennai. The British issued their own coinage of gold and silver. सबको पता है उन्होंने खुद के सिक्के बनाना शुरू किया था. In 1661, Charles II, the King of England, was engaged to Braganza, the Princess of Portugal. पुर्तगाल की रानी से इन्होंने engagement कर ली. The King of Portugal gifted the islands of Mumbai to Charles II. तो पुर्तगाल के राजा ने क्या किया, चार्ल्स टू को मुंबई को उसके गिफ्ट में दे दिया. Then Abraham Shipman, an Englishman, was assigned 500 soldiers and was appointed as a governor of Bombay. In 1665, was fully under the British control. मुंबई पूरी कंट्रोल में आ चुकी थी. इन comprised over 7 islands, namely Mahim, Mumbai, Paral, Wadala, Worli, Sion, and Mazgaon. Charles II leased the Mumbai to East India Company because the expenditure of its maintenance exceeded the income earned from it. In 1669, मतलब मैं कहने का मतलब ये कि मुंबई किसी को तोहफे में दी गई. फाइन. किसने दी? पुर्तगाल. पुर्तगाल के किंग ने चार्ल्स टू को की. फाइन. 1669 में क्या होता है, सर जॉर्ज ऑक्सेंडन, गवर्नर ऑफ सूरत एंड कमांडर इन चीफ ऑफ मुंबई, ए ब्रिटिश mint was established in Mumbai. This encouraged merchants and artisans to come and settle down in Mumbai. The company had 5-6 small ships and around 300 soldiers to ensure the security of Mumbai, and the soldiers were given guns and swords. Yes. तो यहाँ पे आके इन्होंने पूरे बॉम्बे पे कब्ज़ा कर लिया ब्रिटिश ने, और ऑलमोस्ट पूरी इंडिया पे इन्होंने पहले कर लिया था. इस तरीके से ब्रिटिश वालों ने अपना जकड़ बनाई, और पोर्चुगीज़ ऑटोमेटिकली बाहर हो गए क्योंकि पोर्चुगीज़ ने ऑलरेडी मुंबई गिफ्ट कर दी. तो मुंबई मेन सेंटर हब था इनका, तो इनके हाथों से वैसे ही वो चला जा चुका था. फाइन. उसके बाद दो और थे, एक डच और एक फ्रेंच. फाइन. तो डच और फ्रेंच के कंसेप्ट को हम बाद में देखेंगे. फ़िलहाल ये दो कंसेप्ट को आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है ये जो चीज़. ठीक है, फिर से एक बार देख लेना अच्छे से. इंडिया में 4 लोग आए थे. फाइन. पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच. राइट. देन वेट. सो वेलकम बैक. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 4 लोग जो इंडिया में राज करके जा चुके थे, उनमें से 2 कंसेप्ट हमने पूरे कर लिए थे. तीसरा है डच. राइट. सो 1602 में क्या होता है, सेवरल डच कंपनीज केम टुगेदर टू फॉर्म ए कंपनी नेम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया. द डच गवर्नमेंट इशूड ए लाइसेंस टू कंपनी टू कंडक्ट ट्रेडिंग विद द ईस्टर्न कंट्री. द सेम लाइसेंस परमिटेड देम टू अपॉइंट स्टाफ, टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज, to build forts, to engage in battles against the eastern countries, and also to sign territory with them. इन्होंने भी वही सोच के आए थे जो ब्रिटिश और पोर्चुगाल सोच के आए थे. Dutch colonies and factories right from the eastern coast of Africa to Japan. It compassed the present day region of Mozambique, South Africa, Yemen, Iraq, Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Siam, Vietnam, Laos, Cambodia, Taiwan, China, Japan, Indonesia, Malaysia. The Dutch built various buildings in the premises of factories and also fortification walls around them. They installed cannons. इन्होंने तोप वगैरह पूरी लगा दी थी. 1602, Petapuli in the north part of the Coromandel coast, Machilipatnam, Pulicat, Tirupalli, Port Nova, Karaikal, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, चिंसुरा, थाता, कम्बेयाट, सूरत, नागापट्टनम. इन सब जगहों पे डच ने अपने झंडे गाड़ लिए और वहाँ पे पोर्चुगीज़ को हराया था. फाइन. और यहाँ पे इन्होंने फोर्ट्स भी बनाए अपने, कोची, कुंतलगुर, कन्नूर, कोल्लम. फाइन. दे ऑब्टेन मोनोपोली इन द ब्लैक पेपर ट्रेडिंग बाय एंटरिंग ट्रीटी. जो काला मसाला होता है, काली मिर्च होती है, वो भी इन्होंने पूरा कर लिया. एट द बिगनिंग 17th century, डच नेवल फोर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. फाइन. पर उसके बाद मुगल, आदिल शाही एंड कुतुब शाही शिप्स वर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द डच. If any ship was launched without a license, it was seized by the Dutch. मतलब डच वालों ने भी अलग से अपना रौब जमाया, और मुग़ल वालों को भी अगर अपने शिप उतारने थे तो उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी. Then it's French. France East India Company was established with the initiative of Jean-Baptiste Collot, the French finance minister, King Louis XVI. The company was given an authority to trade with the eastern country, to maintain army and navy, and also exemption from taxes. मतलब टैक्स नहीं लगेगा.
द कंपनी वॉज ऑल्सो गिवन अथॉरिटी टू एंटर ए वॉर और ट्रीटी विद द ईस्टर्न रूलर्स। फाइन, इनके पास ये अथॉरिटी थी कि इन्होंने ईस्टर्न रूलर्स के साथ उतरने की सोची। 1666 में क्या हुआ है, मुगल एम्परर औरंगजेब obtained permission to establish a factory in Surat. French factory in Surat was established in 1668. The factories at Pondicherry, Chandranagar, Mahikaraikal, Machilipatnam were built. During this period, the French were fighting with the Qutub Shahi ruler and Dutch. Pondicherry was the main center of the French. ये Pondicherry इनका मेन था फ्रांस वालों का. It was ruled by Nawab of Karnataka. The member of Nawab family were fighting amongst themselves for the throne. The British and French started intervening in the matter, and it resulted 3 battles between France and British. इसको कार्नाटिक वॉर कहते हैं। एक फैमिली बीच में आ गई कर्नाटक की, एक तरफ ब्रिटिश हो गया, एक तरफ फ्रांस हो गया। यहाँ पे ब्रिटिश चाहता था कि वो उसको राजपाट मिले। विद द डिफीट ऑफ फ्रेंच देयर वाज नो यूरोपियन राइवल लेफ्ट इन इंडिया फॉर द ब्रिटिश। तो उसी तरीके से ब्रिटिश ने सबको वहाँ से हटा दिया और अकेले अपने इंडिया पे राज किया। इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस टू द फॉरेन पावर्स इन इंडिया पुट अप बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव्स है, ये आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। फाइन, बहुत ही ईजी है। फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्टेड पेयर है, कंसेप्ट मैप है, आप करना है आपको ये, ठीक है। आपके पास पूरा नोट्स है ये, क्लियर है। तो आई होप सो आपको ये लेसन अच्छे से समझा होगा। आपको सिर्फ याद रखना है कंसेप्ट, कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे राज किया। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, पोर्चुगीज़ के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश को पोर्चुगीज़ ने मुंबई दे दी, उसी तरीके से पूरा ऑलमोस्ट इंडिया दे दिया। फिर आए डच एंड देन लास्ट इज फ्रेंच। ओके, गुड बाय।